आज जो है इनकम फ्रॉम सैलरी में जो अलाउंसेज हैं उनमें कुछ अलाउंसेज ऐसे हैं जो फुल्ली टैक्सेबल है और कुछ है फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस है। कुछ अलाउंसेज ऐसे हैं जो एग्जेम्प्ट कैटेगरी में है, एग्जेम्प्टेड अलाउंसेज। जो भत्ते पूरी तरह कर योग्य हैं और जो भत्ते कर मुक्त श्रेणी में आए, इन दोनों को अलग अलग देखेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आयकर अधिनियम के अनुसार कौन कौन से भत्ते कर्मचारी को अगर गत वर्ष में मिल रहे हैं तो वो पूर्ण रूप से कर योग्य। पूर्ण रूप से कर योग्य का मतलब जितना अमाउंट गत वर्ष में भत्ते का मिलेगा वो पूरा का पूरा उसकी आय में शामिल करें। तो ऐसे भत्ते कौन कौन से हैं देखिए। सबसे पहले इसमें है महंगाई भत्ता, डियरेंस अलाउंस। डियरेंस अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल है। नगर क्षतिपूर्ति भत्ता, जो नगर क्षतिपूर्ति भत्ता है वो पूरा टैक्सेबल है। स्थायी चिकित्सा भत्ता, जो मेडिकल अलाउंस है, मेडिकल फैसिलिटी अलग है, मेडिकल अलाउंस अलग है, तो ये मेडिकल अलाउंस जो है फुल्ली टैक्सेबल। इसी तरह प्रतिनियुक्ति भत्ता, रेपुटेशन अलाउंस भी पूरा टैक्सेबल है। अगर कर्मचारी को कोई सर्वेंट अलाउंस मिलता है तो वो भी पूरा टैक्सेबल है। अगर कोई कर्मचारी वार्डनर है तो वार्डनरशिप जो भत्ता मिलेगा वो भी पूरा टैक्सेबल है। अगर कोई प्रॉक्टर है और उसको प्रॉक्टर अलाउंस मिलता है तो वो भी पूरा टैक्सेबल है। अगर कोई प्रोजेक्ट अलाउंस मिलता है तो वो भी पूरा टैक्सेबल है। इसी तरह कुछ भत्ते और हैं जो टैक्सेबल है, जैसे टिफिन अलाउंस या लंच अलाउंस के नाम से लिखा हो या फैमिली अलाउंस के नाम से लिखा हो तो ये भी पूरा टैक्सेबल है। ओवर टाइम अलाउंस जो होता है वो भी पूरा टैक्सेबल है। रूरल अलाउंस अगर मिल रहा है, ग्रामीण भत्ता, वो भी पूरा टैक्सेबल है। अंतरिम राहत के रूप में कोई राशि मिल रही है, इंटरिम रिलीफ के रूप में, वो भी पूरा टैक्सेबल है। जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं उनको नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस मिलता है तो वो भी पूरा टैक्सेबल है। इसी तरह टेलीफोन अलाउंस मिल रहा है या गार्ड अलाउंस मिल रहा है या सिक्योरिटी अलाउंस मिल रहा है तो ये पूरा टैक्सेबल है। तो ये जो भत्ते मैंने अभी आपको बताए ये फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस के रूप में उसकी कुल आय में, उसकी सैलरी इनकम में शामिल करेंगे। अब अपन देखते हैं कि ऐसे कौन से अलाउंस हैं जो कर मुक्त है। कुछ भत्ते ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से कर मुक्त होते हैं, कुछ भत्ते ऐसे हैं जो आंशिक रूप से कर मुक्त होते हैं। अगर किसी भत्ते के लिए आयकर अधिनियम में अगर कोई सीमा निर्धारित कर रखी है तो उस सीमा तक ही कर मुक्त होंगे, उससे ज़्यादा जितना अमाउंट मिलेगा वो कर योग्य करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई अलाउंस आयकर अधिनियम के अनुसार फुल्ली एग्जेम्प्टेड की कैटेगरी में आता है तो उसकी कोई राशि आय में शामिल नहीं है। लेकिन अगर कोई भत्ता आयकर अधिनियम के अनुसार अगर वो उसमें एक लिमिट है, उसमें एक सीमाएं हैं, उसमें प्रतिबंध है, तो उसके अनुसार अपन आयकर के प्रावधान के अनुसार कितना भत्ता कर मुक्त है वो कैलकुलेट करेंगे और कुल भत्ते में से कर मुक्त भत्ता घटाने पर कर योग्य भत्ते की राशि आ जाएगी और जो उसकी कुल आय में शामिल की जाएगी। तो पहले अपन देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से भत्ते हैं जो कर मुक्त है। उसमें सबसे पहला है विदेशी भत्ता, जो फॉरेन अलाउंस है। अगर किसी केंद्रीय या राज्य सरकार के कर्मचारी को जो कि भारतीय नागरिक है, या दो कंडीशंस आ गई कि केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार का कर्मचारी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और वो भारतीय नागरिक है, भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा विदेश में प्रदान की गई सेवाओं के लिए विदेशी भत्ता मिलता है तो वो पूर्ण रूप से कर मुक्त है, फुल्ली एग्जेम्प्टेड। इसका मतलब ये हुआ कि यह कर मुक्ति गैर सरकारी कर्मचारी के लिए नहीं है और दूसरा जो भारतीय नागरिक नहीं है उनके लिए कर मुक्ति है, उनके लिए पूरी राशि कर योग्य होगी। अब आइए सबसे इम्पोर्टेंट भत्ता जो है वो है मकान
मकान किराया भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस। अगर अपन हाउस रेंट अलाउंस के प्रावधान देखें, क्योंकि ये कई प्रश्न में आएगा और इसको अच्छी तरह से करना है। ये हाउस रेंट अलाउंस जो है, कर्मचारी किराए के मकान में रहता है तो उसको हाउस रेंट अलाउंस के रूप में जो राशि मिलेगी उसकी कर मुक्त राशि कितनी होगी, ये अपन कैलकुलेट करेंगे और ये धारा 10(13)A में दी गई है, उसके अनुसार कैलकुलेट करेंगे। तो आयकर अधिनियम में कर मुक्ति से संबंधित प्रावधान क्या है HRA के संबंध में, ये अपन यहाँ पर देखेंगे। मकान किराया भत्ता किस उद्देश्य के लिए मिलता है कि कर्मचारी किराए के मकान में रहता है और वो किराया चुकाता है, तो उसको जो भत्ते की राशि मिलेगी वो कर मुक्त राशि निकालेगी। कर मुक्त राशि निकालने के लिए 3 अमाउंट निकालना और 3 में से जो सबसे कम अमाउंट होगा वो कर मुक्त राशि होगी। इसका मतलब लिस्ट ऑफ फॉलोइंग थ्री अमाउंट, 3 में से जो कम होगा वो एग्जेम्प्ट अमाउंट होगा, एग्जेम्प्ट अमाउंट। अब ये 3 अमाउंट क्या है, देखिए सबसे पहला ये है एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड फॉर रिलेवेंट पीरियड, संबंधित अवधि का जो एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस कर्मचारी को मिला है गत वर्ष में, वो पहला अमाउंट होगा। दूसरा अमाउंट होगा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी फॉर द रिलेवेंट पीरियड, यानी संबंधित अवधि का जो रेंट चुकाया उसने, उसमें से 10% ऑफ सैलरी लेस करें। यहाँ सैलरी का क्या मीनिंग है वो अभी अपन देखें, क्योंकि अलग से भी इसका मीनिंग दे रखा है कि सैलरी में आप इसमें क्या क्या इंक्लूड करना है। तीसरा है कि 50% ऑफ रेंट, 50% ऑफ सैलरी, 50% ऑफ सैलरी अगर इफ हाउस is situated at Mumbai, Delhi, Calcutta and Chennai, ये 4 महानगर है, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई। अगर वहां पर मकान स्थित है तो 50% ऑफ सैलरी और 40% ऑफ सैलरी और अदर प्लेसेस। अगर मकान इन 4 महानगरों के अलावा कहीं पर भी है तो अपन ये जो सी अमाउंट है, थर्ड अमाउंट, वो लेंगे 40% ऑफ सैलरी। तो ये 3 अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, ए, बी और सी। विचएवर इज लोअर, इनमें से जो अमाउंट सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्ट होगा। तो आउट ऑफ 3 अमाउंट, आउट ऑफ above 3 amounts, whichever is lower, जो सबसे कम है, ये exempt amount of HR। तो टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा, अगर अपन टैक्सेबल अमाउंट देखें, टैक्सेबल अमाउंट कैसे आएगा, टैक्सेबल HRA अमाउंट, टैक्सेबल HRA कितना होगा, जो HRA रिसीव्ड है उसमें से लेस करेंगे एग्जेम्प्ट अमाउंट। जो एग्जेम्प्ट HRA है उसको लेस कर देंगे तो ये टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा। तो इस तरह से ये 3 कैलकुलेशन करनी है।
अब इस कैलकुलेशन को करते समय क्या क्या बातें ध्यान रखें, जैसा कि तीनों पॉइंट में आया। एक तो रिलेवेंट पीरियड क्या है, रिलेवेंट पीरियड से क्या मतलब है, संबंधित अवधि। संबंधित अवधि से मतलब है कि करदाता गत वर्ष में जितनी अवधि किराए के मकान में रहा और उसने किराया चुकाया, अगर वो 12 महीने किराए के मकान में रहता है और 12 महीने ही उसने किराया चुकाया है तो रिलेवेंट अवधि 12 महीने। लेकिन अगर मान लीजिए कोई करदाता गत वर्ष में 8 महीने किराए पे रहा और बाकी 4 महीने या तो अपने स्वयं के मकान में रहा या अपने पिता के मकान में रहा या किसी मित्र के मकान में रहा, कहीं भी रहा, लेकिन उसने किराया 8 महीने का ही चुकाया, तो ये जो कर मुक्ति का अमाउंट है वो उसके लिए संबंधित अवधि 8 महीने होगी। इसका मतलब इस रिलेवेंट पीरियड का मतलब है कि जिस अवधि में हाउस रेंट अलाउंस मिला और वो किराए पे था। अब कई बार प्रश्न में ऐसा भी होता है कि पूरे 12 महीने उसको हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिला, तो जितनी अवधि मिलेगा उसी का कैलकुलेशन करेंगे एग्जाम में, संबंधित अवधि उसके अनुसार निर्धारित होगी। तो दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। संबंधित अवधि वो कहलाएगी जब करदाता किराए के मकान में रहा और उस अवधि का उसको हाउस रेंट अलाउंस मिला और उसने किराया चुकाया, तो अपन ये एग्जाम अमाउंट उस अवधि का निकालेंगे। तो ये आपको प्रश्न में पहले देखना है कि एग्जाम अमाउंट 12 महीने का निकालना है या इससे कम है। दूसरी बात, यह मीनिंग ऑफ सैलरी क्या है, सैलरी ऑफ मीनिंग क्या है, क्या क्या शामिल करेंगे। एक तो उसकी बेसिक सैलरी शामिल करेंगे, एक उसका डीए शामिल करेंगे। इफ अंडर द टर्म्स ऑफ सर्विस, सेवा शर्तों में हो। और तीसरा करेंगे कमीशन बेस्ड ऑन सेल, बिक्री पर आधारित कमीशन। ये 3 अमाउंट करेंगे। डीए को तभी करें जब वो सेवा शर्तों में, और कोई डीए सेवा शर्तों में कब होता है, जब या तो प्रश्न में जहाँ डीए का अमाउंट दिया हो उसके आगे स्पष्ट रूप से लिखा हो कि डीए सेवा शर्तों के अनुसार, और या फिर कर्मचारी के जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं या उसका जो भविष्य निधि का अमाउंट है उसको कैलकुलेट करने में बेसिक के साथ डीए को शामिल किया जाता है, तो ये माना जाएगा कि डीए सेवा शर्तों में है। तो ये आपको पहले से देखना, अगर सेवा शर्तों में नहीं है तो इसको शामिल नहीं करेंगे। तो बेसिक सैलरी प्लस डीए सेवा शर्तों में हो और प्लस कमीशन, इन तीनों अमाउंट को ऐड करेंगे तो ये सैलरी का मीनिंग आएगा, जो अपन ए बी और सी पॉइंट में अपन ने जो देखा वहाँ पर ये सैलरी का मीनिंग होगा। ये अमाउंट देंगे, उसका 10%, 40, 50 जैसी परिस्थिति है उसके अनुसार कैलकुलेट करें। तो ये 2 चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, रिलेवेंट पीरियड क्या है और मीनिंग ऑफ सैलरी। अब तीसरा एक बिंदु और ध्यान रखना है आपको, वो ये देखना है कि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि जब ये हाउस रेंट अलाउंस बिल्कुल भी कर मुक्त नहीं है, यानी जितना अमाउंट करदाता को हाउस रेंट अलाउंस का मिलेगा वो पूरा का पूरा टैक्सेबल है। वो परिस्थितियाँ क्या है? पहली परिस्थिति है कि यदि करदाता कर्मचारी स्वयं के मकान में रहा है 10 वर्ष, यानी कोई भी अवधि किराए के मकान में नहीं, तो जितना हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा वो पूरा टैक्सेबल है। फिर एक दूसरी परिस्थिति क्या है कि वो अगर पूरे गत वर्ष में स्वयं के मकान में तो नहीं रहा, लेकिन ऐसे मकान में रहा जिसका वो बिल्कुल भी किराया नहीं चुकाया है, पूरे गत वर्ष में उसने कोई किराया नहीं चुकाया, तो फिर ये हाउस रेंट अलाउंस पूरा का पूरा टैक्सेबल है। और तीसरी परिस्थिति, जब ए बी और सी जो अपन ने 3 अमाउंट कैलकुलेट किए, उसमें बी अमाउंट रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, अगर ये बी अमाउंट माइनस आ जाए या 0 आ जाए, तो ऐसी परिस्थिति में क्योंकि ए बी सी में से सबसे कम अमाउंट बी होगा और वो 0 है या माइनस है, तो उसको 0 माने। तो जब तीनों में से कम अमाउंट 0 होगा तो एग्जेम्प्ट अमाउंट 0 होगा, और जब एग्जेम्प्ट अमाउंट 0 होगा
तो पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल है। तो हाउस रेंट अलाउंस का इस तरह से प्रावधान आपको ध्यान रखना। अब एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि इस पूरे आयकर के प्रावधानों में एक तो ये देखिए संबंधित अवधि, एक ये बिलिंग ऑफ सैलरी, एक रहने का स्थान, एक चुकाया गया किराया। अगर ये पूरे गत वर्ष में इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तब तो अपन पूरे साल का हाउस रेंट अलाउंस कितना एग्जम्प्ट होगा एक साथ कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर इनमें से कहीं भी परिवर्तन आता है, मान लीजिए उसकी सैलरी का अमाउंट चेंज हो गया है, 4 महीने सैलरी का अमाउंट अलग है, 8 महीने अलग है, तो अपन ये जो एग्जम्प्ट अमाउंट है वो 4 महीने का अलग कैलकुलेट करेंगे, 8 महीने का अलग करेंगे और फिर कुल कर मुक्त राशि कितनी होगी, कुल कितना हाउस रेंट अलाउंस मिला उसमें से एग्जम्प्ट कर देंगे, बाकी टैक्सेबल। इसी तरह मान लीजिए कि करदाता है 5 महीने तो दिल्ली रहा और उसके बाद 7 महीने जयपुर रहा, तो ये जो सी पॉइंट है, दिल्ली रहा जब तक तो 50% ऑफ सैलरी होगा और जयपुर रहेगा तो 40% ऑफ सैलरी होगा। तो अपन 5 महीने का अलग कैलकुलेट करेंगे, 7 महीने का अलग करेंगे, यानी कितना अमाउंट 5 महीने का एग्जम्प्ट होगा, कितना अमाउंट 7 महीने का एग्जम्प्ट होगा। इस तरह से हाउस रेंट अलाउंस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये प्रोविजंस है जो आपको कई क्वेश्चंस में मिलेंगे, क्योंकि सामान्यतः हर प्रश्न में कर्मचारी को या तो हाउस रेंट अलाउंस मिला हुआ होता है या उसको मकान में रहने की सुविधा दी होती है। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग है, सुविधा अलग चीज़ है, सुविधाओं का मूल्य अपन आगे चल के देखेंगे वैल्यू ऑफ परचेज में। अभी अपन ने हाउस रेंट अलाउंस से संबंधित जो है प्रावधान अपन ने देखे। अब आपको करना क्या है कि इनकम टैक्स की जो किताब है उसमें इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर है और उस चैप्टर में प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे रखे हैं कि किस तरह से हाउस रेंट अलाउंस की एग्जैम्प्ट राशि निकालते हैं, तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है और जो प्रश्न में हाउस रेंट अलाउंस आएंगे उनको अपन यहाँ सॉल्व करेंगे। लेकिन इस दौरान आपको यह करना है कि जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किताब में दे रखे हैं एग्जाम्पल के रूप में वो आप एकदम से करें, तो इससे सब चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी कि हाउस रेंट अलाउंस का एग्जैम्प्ट अमाउंट किस तरह से कैलकुलेट होता है।